बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। हमने माइटोसिस पढ़ लिया है और नेक्स्ट लेसन लोग हमसे डिमांड कर रहा है कि हम माइटोसिस की सिग्निफिकेंस बताएं। इसका जो सेकंड पार्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, ये हम तब पढ़ेंगे जब पहले हम मियोसिस पढ़ेंगे, जो कि इससे नेक्स्ट लेक्चर में है। अभी हम माइटोसिस पढ़ के आए हैं तो साथ ही इसकी हम सिग्निफिकेंस भी पढ़ेंगे। बुक का जो नॉलेज है वो 4.3 सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस है। अब हम जनरली देखें, माइटोसिस का प्रोसेस जो है, ये आपके पास स्लाइड में जो पॉइंट्स और प्रोसेस हाईलाइट हो रहे हैं इसके लिए जरूरी है और इन्हीं को हम अभी वन बाय वन डिटेल पढ़ने लगे हैं। ग्रोथ में किस तरह से ये रोल प्ले करता है, रिप्रोडक्शन के अंदर इसका क्या रोल है, और यहां पे बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आएगा। फिर इसी तरह हमें अगर इंजरी हो जाती है तो हम देखते हैं कि वो इंजरी हील अप होती है, रिकवर होती है, वहां भी माइटोसिस इन्वॉल्व होती है। और इसी तरह मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है, इसमें हम देखते हैं कि आपके पास बेतहाशा हजारों लाखों की तादाद में डेली बेसिस पे न्यू सेल्स बनते हैं। वो जो नए सेल्स बन रहे हैं जो आपके स्ट्रक्चर्स को डेवलप भी कर रहे हैं, उन्हें रीन्यू भी कर रहे हैं, हेल्दी रख रहे हैं, ये सब माइटोसिस की बदौलत होते हैं। सबसे पहले देखो ग्रोथ है। जरा इस डायग्राम को हम ऑब्जर्व करें कि डायग्राम हमें माइटोसिस और ग्रोथ डेवलपमेंट में क्या रिलेशन बता रही है। ये बात हम अब बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि हमारी जो डेवलपमेंट है ये सिंगल सेल से होती है, जिसे आप जाइगोट बोलते हो। और जाइगोट जो है इसमें फिर माइटोसिस होती है और माइटोसिस के नतीजे में आप देखते हो कि ये जो सिंगल सेल है ये मल्टीप्लाई करके बहुत से नए सेल्स बनाते हैं। और यहां फिर हमने देखा था कि आपके पास जब ये सेल्स डिवाइड करते जाते हैं तो आपके पास सेल स्पेशलाइजेशन होती है, याद आया पिछले चैप्टर के अंदर। और उस सेल स्पेशलाइजेशन के दौरान आप देखते हो कि जैसे जैसे बॉडी में नए सेल्स बन रहे हैं वो एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, ताकि वो फ्यूचर के अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाए और उन डिफरेंट स्ट्रक्चर से फिर बॉडी डिफरेंट काम ले सके। ये सब कुछ आपके पास डेवलपमेंट में हो रहा होता है। अब आपके पास ह्यूमन बेबी या कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसकी बेबी की बर्थ हो गई है। इसके बाद आप देखते हो कि इस ऑर्गेनिज्म का जो साइज है, बेबी का जो साइज है, ये खास टाइम तक इंक्रीज करता है। ये जो इंक्रीज हो रहा है साइज में, ये इरिवर्सिबल है, ठीक है, ये बैक नहीं हो सकता। ये जो प्रोसेस आपके पास हो रहा है इसे आप ग्रोथ बोल रहे हो। ये जो डेवलपमेंट और ग्रोथ हो रही है, जिसमें आपने देखा नए सेल्स बन रहे हैं और वो आगे स्पेशलाइज हो रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं और बॉडी के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं ताकि वो आगे डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर सके। ये डेवलपमेंट और ग्रोथ का प्रोसेस तब तक मुमकिन नहीं है जब तक आपके पास जाइगोट के अंदर माइटोसिस नहीं होगी। क्योंकि आपके पास जब एक सेल डिवाइड करके नए सेल बनाएगा तभी डेवलपमेंट और ग्रोथ होगी। और सेल डिवीजन यहां पे आपके पास एक दफा जाइगोट बन गया है, जाइगोट बनने के बाद से लेकर बेबी की बर्थ और उसके बाद एक एडल्ट ह्यूमन तक का जो प्रोसेस है, इसमें आप देखते हो जितनी भी सेल डिवीजन हो रही है ये आपके पास माइटोसिस के थ्रू हो रही है। माइटोसिस का प्रोसेस सिंपल है, जैसा पेरेंट सेल होगा वैसे ही डॉटर सेल बनाने हैं। ये जेनेटिकली भी आइडेंटिकल होंगे, इनके डीएनए में, जीन्स में कोई वेरिएशन नहीं आती नॉर्मल प्रोसेस के अंदर। और दूसरा आप देखते हो इनके अंदर जो क्रोमोसोम्स की तादाद है वो भी सेम रहती है। हम पढ़ चुके हैं पेरेंट सेल अगर डिप्लॉयड है तो माइटोसिस के नतीजे में जो डॉटर सेल बनेंगे ये भी डिप्लॉयड होंगे। और अगर आपके पास पेरेंट सेल हैप्लॉयड है तो माइटोसिस के नतीजे में हैप्लॉयड सेल ही बन रहे होंगे। ये आपके पास सिंपल मैकेनिज्म है जिसके थ्रू लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रही है। असल में होता यह है, जब हम देखते हैं कि बेबी जो है ये साइज में ग्रो कर रहा होता है, तो साइज में ग्रो करने का मतलब है इसके अंदर नए सेल्स बन रहे हैं। अगर नए सेल नहीं बनेंगे तो वो बेबी जो है इसका साइज इंक्रीज नहीं करेगा। अब अगर बॉडी का साइज इंक्रीज कर रहा है तो इसे
नए सेल्स चाहिए और वो नए सेल इसको माइटोसिस प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, इसी तरह आपके पास मसल्स और बोन्स ग्रो कर रहे हैं। बेसिकली अगर हम देखें तो हम कहते हैं इसका स्केलेटन और इसके मसल्स ग्रो कर रहे हैं और वो सब माइटोसिस के थ्रू होते हैं। ये आपने पिछली चैप्टर के अंदर भी जहां पे हमने सेल स्पेशलाइजेशन पढ़ा था, आपने ये एनिमेशन वीडियो वहां देखी हुई है। जो बच्चे क्यूआर कोड के अंदर देख रहे हैं बच्चों, आपने एक दफा दोबारा इस वीडियो को देखना है क्योंकि ये डायरेक्टली हमारे इस सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस से लिंक कर रही है। वीडियो को पॉज करें, पीपीटी के अंदर जाएं और वहां इस एनिमेशन को देखें आप। चलिए जी स्टूडेंट, अगला जो सिग्निफिकेंस है माइटोसिस का, ये है माइटोसिस एंड टिश्यू रिपेयर। अब हम अक्सर देखते हैं, हम अपनी बात भी करें कि हमें अक्सर लाइफ में इंजरीज का सामना करना पड़ता है, चाहे हम चाइल्डहुड में है, एडल्ट फॉर्म में है, या फिर हम विद टाइम जो है वो एजड होते जा रहे हैं। अब वो जो इंजरी है मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं अगर बहुत सिवियर नहीं है तो वो हीलिंग प्रोसेस की तरफ जाती है। वहां जो हीलिंग का प्रोसेस हो रहा होता है उस दौरान आप देखते हो बॉडी के जिस टिश्यू या ऑर्गन के सेल्स डैमेज हुए होते हैं वो सेल्स नए बन रहे होते हैं और वो इंजरी वाली जगह को रिकवर कर रहे होते हैं। अगेन ये जो नए सेल्स बन के रिकवरी कर रहे हैं, टिश्यू रिपेयर कर रहे हैं, वूंड को हील कर रहे हैं, ये सब आपके पास माइटोसिस की बदौलत है। अब इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है आपके लिए। हमारे पास अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कंप्लेक्सिटी की बेस पे अरेंज करें तो हम कहते हैं दो पीक्स आती हैं। एक तरफ आपके पास होंगे बड़े सिंपल ऑर्गेनिज्म और दूसरी तरफ आपके पास होंगे जो ज्यादा कंप्लेक्स हैं। जैसे हम अपनी बात करें, एक चीज आप लोगों के ज़हन में क्लियर होनी चाहिए, जैसे जैसे आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कंप्लेक्सिटी लेवल बढ़ाते जाओगे ना, ये जो टिश्यू रिपेयर का प्रोसेस है ना, ये कम होता जाएगा, हीलिंग का प्रोसेस कम होता जाएगा। कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं। खुदा ना खास्ता अगर हम अपनी बात करें किसी ह्यूमन या एडवांस एनिमल की, अगर उसकी बॉडी का कोई पार्ट कट कर दिया जाए, उसके जिस्म से अलग कर दिया जाए, बाजू है, टांग है, आप लोग देखोगे वो दोबारा नई नहीं बन सकती। वो उस जगह जहां कट लगा है वहां का जख्म तो हील हो सकता है, लेकिन आप देखोगे वो जो लॉस पार्ट है वो दोबारा रीजनरेट नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम कंप्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लेकिन इसके बरक्स अगर आप आते हो सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जैसे यहां देखो मैंने स्टारफिश की एग्जांपल ली है, आप लोग प्लेनेरिया में भी ये चीज ऑब्जर्व कर सकते हो और आपने ये काम करना भी है कि आप लोग लेक्चर के बाद यूट्यूब पे जाओगे और आप वहां लिखोगे रीजनरेशन इन स्टारफिश और सेकंड आप कमांड दोगे रीजनरेशन इन प्लेनेरिया, और वो आपको प्रॉपर दिखाएंगे एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि किस तरह हम प्लेनेरिया का हेड कट करते हैं और वो नया हेड बना देता है, और जो हेड हमने ऑलरेडी कट किया हुआ है उससे नई टेल बन जाती है और एक से दो प्लेनेरिया बन जाते हैं, उनकी डेथ नहीं होती। यही चीज आप स्टारफिश में देखते हो। स्टारफिश जो है ना, ये इसकी बॉडी का सेंट्रल पॉइंट है जिसके साथ आप देख रहे हो आर्म्स निकले हुए हैं इसके, जिसकी मदद से ये स्विंग करती है। अगर हम इसकी बॉडी के सेंट्रल पार्ट को डैमेज होने से बचा लें, जहां न्यूक्लियस भी पड़ा है, चाहे इसके आर्म्स जो हैं वो डैमेज हो जाए, जैसे हमने यहां दिखाया कि समहाउ इंजरी हुई है और स्टारफिश जो है उसके आर्म्स जो हैं वो डैमेज हो गए, लेकिन वो जो सेंट्रल पार्ट है जहां न्यूक्लियस पड़ा है वो सेफ है। तो आप लोग देखते हो कि स्टारफिश के अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये अपने उस लॉस्ट पार्ट को दोबारा से रीजनरेट कर लेती है। आप जितनी दफा मर्जी ये काम करके देख लो, जब जब इसका सेंट्रल पॉइंट जहां न्यूक्लियस है वो महफूज है, हर दफा आप देखोगे इसके आर्म्स नए पहले की तरह एग्जैक्ट फंक्शनली एक्टिव हो जाएंगे, रीजनरेट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये आपके पास बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म है। तो सिंपल ऑर्गेनिज्म में रीजनरेट करने की, इंजरी को रिकवर करने की सलाहियत ज्यादा अच्छी होती है। बड़ी कॉमन एग्जांपल है, अगर आप लोगों ने घरों में कॉमन एग्जांपल ये देखी हो, ऑब्जर्व किया हो कि हमारे घरों में जो लिजर्ड हैं, सम टाइम जब हम उन्हें दोहराते हैं, मारते हैं, तो उनकी टेल अलग हो जाती है, लेकिन आप देखते हो कि वो टेल जो है अगर कुछ अरसे बाद देखो तो लिजर्ड की दोबारा से रीजनरेट हो चुकी होती है।
इसी तरह इस तरह का एक और एनिमल है सैलमेंडर। उसकी अगर आप लिम्ब भी काटते हो, एक आधा टांग या पांव भी काट दो, तो आप देखते हो एक टाइम के बाद वो रीजनरेट हो जाती है। हां, अगर आप सर काटोगे तो वो रीजनरेट नहीं होगा, वो डेथ हो जाएगी। क्यों? इनकी निस्बत तो वो भी कंप्लेक्स है ना, कंप्लेक्सिटी लेवल ज्यादा होने से वो जो रीजनरेशन की एबिलिटी है वो कम हो गई है। कम इन सेंस कि अगर आप उनका मेन बॉडी ऑर्गन डैमेज कर रहे हो तो वो रीजनरेट नहीं होंगे। लेकिन अगर आप लिम्ब्स, टांगे, बाजू, ये लिम्ब्स अगर आप टेल डैमेज कर रहे हो तो उनमें ये सलाहियत है कि वो इस हद तक टिश्यू रिपेयर करते हैं। लेकिन आप जैसे जैसे कंप्लेक्सिटी बढ़ाते हो, कंप्लेक्स एनिमल्स और ह्यूमंस में आप देखते हो तो हम में ये एबिलिटी भी नहीं रहती कि हम अपने लॉस्ट आर्म या लेग को रिकवर कर सकें। ठीक हो गया? ये सारी बातें वही आपको मैंने यहां पे लिख के दी हुई हैं। थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, माइटोसिस एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहां हमने एक पॉइंट अपने लिए क्लियर करना है। मैंने लफ्ज लिखा है रिप्रोडक्शन और साथ स्पेसिफाई कर दिया कि ये एसेक्सुअल है। इसका मतलब है कि रिप्रोडक्शन की एक और टाइप भी होती है। आप में से कोई मुझे बता सकता है अबीहा, फातिमा में से एक अगर एसेक्सुअल है तो दूसरी कौन सी है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, मुझे बताओ कि वो जो सेकंड टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो अगर माइटोसिस से नहीं होती तो फिर किस प्रोसेस से होती है? किसी को आइडिया? मियोसिस। 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 वेरी गुड, मियोसिस से होती है। ठीक है। हम जो है एडवांस लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें ह्यूमन सबसे एडवांस हैं, हमें याद रखना, एडवांस की बात कर रहा हूं, ह्यूमंस को भी और बाकी सबको भी मैं इंक्लूड कर रहा हूं, जनरलाइज स्टेटमेंट देने लगा हूं। हमें जब आप रिप्रोडक्शन का प्रोसेस सुनोगे ना तो आपके जहनों में माइटोसिस नहीं आना चाहिए। हमारे यहां मियोसिस से रिप्रोडक्शन होती है और हमें पता है कि मियोसिस के दौरान मेल और फीमेल गैमीट्स बनते हैं। उनका बनना जो है वो रिप्रोडक्शन की तरफ पहला प्रोसेस होता है। उसके बाद फिर आप देखते हो कि वो मिलके जाइगोट बनाते हैं और आगे फिर माइटोसिस होती है। ठीक है। गैमीट सेल्स का बनना मियोसिस की वजह से, फर्टिलाइजेशन के बाद से ह्यूमन या लिविंग ऑर्गेनिज्म का डेवलप करना, ये माइटोसिस की वजह से है। लेकिन रिप्रोडक्शन मियोसिस की वजह से हो रही है। तो यहां पे अगर मैं आपको ये हेडिंग दे रहा हूं कि माइटोसिस लिंक कर रही है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, तो आपने फौरन अपने माइंड में ये चीज लानी है कि ये प्रोसेस लिविंग कंप्लेक्स ऑर्गेनिज्म में नहीं होगा। ये हम सिंपल ऑर्गेनिज्म की बात करने लगे हैं जिनमें मियोसिस एब्सेंट होती है। वहां आप देखोगे कि जहां मियोसिस नहीं है, लिविंग ऑर्गेनिज्म इतना कंप्लेक्स नहीं है, वहां आपके पास फिर माइटोसिस के थ्रू रिप्रोडक्शन होगी। और चूंकि माइटोसिस के थ्रू हो रही होगी तो इसे आप एसेक्सुअल बोलते हो। तो हमारे पास कुछ प्लांट्स और एनिमल्स ऐसे आ जाते हैं जो एक ही पेरेंट से रिप्रोड्यूस होते हैं। तो देखो, हमने माइटोसिस में एक फीचर पढ़ लिया कि अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन माइटोसिस की वजह से हो रही है तो इसका मतलब यह है यहां दो नहीं, एक पेरेंट इन्वॉल्व है। क्योंकि दो पेरेंट इन्वॉल्व हो गए तो वो माइटोसिस नहीं होगी, मियोसिस होगी। तो आपके पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है। दूसरी क्या खास बात होती है कि जिस तरह का पेरेंट है ऑफस्प्रिंग वैसा ही होता है। अगर डिप्लॉयड है तो ऑफस्प्रिंग भी डिप्लॉयड, अगर हेप्लॉयड पेरेंट है तो ऑफस्प्रिंग भी हेप्लॉयड होते हैं। इसलिए आप माइटोसिस और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लिंक कर देते हो कि एक तो एक ऑर्गेनिज्म है और दूसरा उसके जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे उनके जीन्स, उनका डीएनए, उनका जेनेटिक मटेरियल अपने पेरेंट्स के एग्जैक्टली सेम होगा। और जब भी पेरेंट सेल और ऑफस्प्रिंग सेल्स या डॉटर सेल्स में जेनेटिक मटेरियल सेम होता है तो उसका मतलब है वहां मियोसिस नहीं हो रही, माइटोसिस हो रही है। ठीक हो गया? तो आपके पास जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे ऑब्वियसली वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे। हम एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास एक इक्वेटिक एनिमल है माइक्रोस्कोपिक, हाइड्रा। अब हाइड्रा के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और वहां मियोसिस नहीं होती। उसका जो मेथड है इसे हम बडिंग का नाम देते हैं। बडिंग में क्या होता है कि जो पेरेंट है उसके ऊपर छोटी सी एक आउटग्रोथ बनती है जिसे आप बड भी बोलते हो, बम भी बोलते हो। किस पे? पेरेंट बॉडी पे। ठीक है। वो जो छोटी सी आउटग्रोथ होती है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता आप देखते हो उसके अंदर माइटोसिस के नतीजे में नए सेल्स बनते रहते हैं जिसकी वजह से उसका साइज इंक्रीज होता रहता है। और एक वक्त आता है
कि वो अपनी पेरेंट बॉडी से अलहदा हो जाता है और एज ए न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू हाइड्रा के तौर पे बिहेव करता है, और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। अब वो जो नया होता है एक वक्त आता है उसके ऊपर भी आउटग्रोथ बनती है, और वो आउटग्रोथ उससे अलग होके नया हाइड्रा बना देती है। ये जो प्रोसेस है इसे आप बोलते हो बडिंग। ये देखो, इस प्रोसेस में माइटोसिस हो रही है। आपके पास पेरेंट हाइड्रा है, लेकिन सडनली हम देखते हैं इसके बॉडी पार्ट पे एक छोटा सा बड बनता है, आउटग्रोथ बनती है माइटोसिस के नतीजे में। सिंगल पेरेंट है, एक ही इंडिविजुअल है जिसके ऊपर बड बन रहा है, जो कि माइटोसिस की वजह से बन रहा है। अच्छा, ये बड जो है बिल्कुल स्टार्ट में जब छोटा सा होता है तब ये अपने पेरेंट से अलहदा नहीं होता। एक खास टाइम तक हम देखते हैं ये पेरेंट के साथ अटैच रहता है, और इस दौरान माइटोसिस की वजह से हम ऑब्जर्व करते हैं कि इसका साइज इंक्रीज होता रहता है। एक खास टाइम के बाद जब ये सफिशिएंट साइज अटेन कर लेता है, उसके बाद आप देखते हो ये अपनी पेरेंट बॉडी से अलग हो जाता है। चूंकि इसमें स्टार्ट के अंदर एक आउटग्रोथ बनती है, बड बनता है, इसलिए हम इस मेथड को बडिंग कहते हैं। लेकिन बडिंग के दौरान असल में माइटोसिस ही हो रही है। एक पेरेंट से बन रहे तो 100% जेनेटिक मटेरियल अपने पेरेंट जैसा ही होगा, कोई वैरायटी नहीं होगी, बिल्कुल सेम वही चीज बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट, ये मैंने नया पॉइंट ऐड किया है, हमारे पास प्रीवियस बुक में लैक करता है लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्यून रिस्पॉन्स। अब इम्यून रिस्पॉन्स जो है ये हम में भी है और बाकी एनिमल्स में भी होता है या लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी होता है। इम्यून रिस्पॉन्स क्या है? हमारी बॉडी का एक सिस्टम है जिसे हम इम्यून सिस्टम का नाम देते हैं। जरा डायग्राम को देखते हैं। इस इम्यून सिस्टम के कई कंपोनेंट्स हैं, जिनमें से एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है टी सेल। इसका काम यह है कि ये बॉडी में मौजूद जो इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं, इन्फेक्टेड सेल से मुराद है वो सेल्स जिन पे वायरस या बैक्टीरिया अटैक कर चुके हैं, स्पेशली वायरस, ये जाके उन्हें डिटेक्ट करते हैं और उन्हें डिस्ट्रॉय करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो वायरस इन सेल्स के अंदर जा चुका है, ये इन सेल्स में अपनी तादाद बढ़ा रहा होता है, और एक वक्त आता है अगर इन सेल्स को ऐसे ही रहने दिया जाए, ये जो नए वायरस अंदर बन रहे हैं ये इस सेल को डैमेज करके बाहर रिलीज होते हैं, और रिलीज होने के बाद वो दोबारा हेल्दी सेल्स के ऊपर अटैक करते हैं। अब बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसके जिम्मे है ये कि वो ऐसे एबनॉर्मल इफेक्टेड सेल्स को आइडेंटिफाई करे, और इससे पहले कि इनकी तादाद बढ़े और इनके अंदर मौजूद वायरसेस की तादाद इतनी बढ़ जाए कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है उसको कंट्रोल ना कर सके, तो इम्यून सिस्टम जो है वो पहले ही टी सेल्स की मदद से ऐसे सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है और उनके अंदर मौजूद वायरसेस को भी। ऐसा कैसे किया जाता है? ऐसा करने के लिए पहला इंपॉर्टेंट काम यह है कि हमारी बॉडी में हमें मालूम है हर चीज चेक एंड बैलेंस में है। हर सेल जो है, हर केमिकल रिएक्शन जो है वो उतना ही एग्जिस्ट कर रहा है जितना हमारी बॉडी को चाहिए, ना उससे कम ना ज्यादा। लेकिन ऐसे सिनेरियो में जहां बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक हो गया है, अब हमें अपने इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ाने की जरूरत है। तो पहला काम यह होता है कि जैसे ही बॉडी को पता लगता है किसी वायरस ने अटैक कर दिया और वो सेल को डैमेज कर रहे हैं, तो बॉडी क्या करती है, वो अपने इम्यून सिस्टम के जो सेल्स हैं, जिनमें टी सेल भी हैं, इनमें माइटोसिस करवा के इनकी तादाद बढ़ाती है, ताकि बॉडी के जो सोल्जर्स हैं, ये जो टी सेल्स हैं, इनकी तादाद बढ़े। जितने ज्यादा ये सोल्जर्स होंगे, टी सेल्स होंगे, उतना बेहतर ये बॉडी को डिफेंड कर सकेंगे बाहर के हमलावर से। ये जो आपके पास टी सेल्स का एक्टिव करना है और एक्टिवेशन के नतीजे में मल्टीप्लाई करना है ताकि एकदम से इनकी तादाद बढ़े और ये बॉडी को डिफेंड कर सके, ये प्रोसेस हो रहा है माइटोसिस की बदौलत। तो हमारे पास इम्यून रिस्पॉन्स में माइटोसिस इस तरह लिंक करती है, और जब तक आपका इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो स्ट्रांग नहीं होगा तब तक आप डिजीजेस कंट्रोल नहीं कर सकते, और उनको स्ट्रांग करने के लिए उनका मल्टीप्लाई करना जरूरी है, जो कि माइटोसिस की वजह से हो रहा है। ठीक है, ओवरऑल यही हमारी स्टोरी है इस थ्योरी के अंदर। और टी सेल्स जो हैं ये आपके इलम में होना चाहिए, ये आपकी बॉडी के व्हाइट ब्लड सेल्स हैं जिनका काम होता है इन्फेक्टेड सेल्स को फाइट आउट करना
और इस दौरान वो अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं। ये तो हमने पढ़ी है सिग्निफिकेंस। अब जहां हम सिग्निफिकेंस पढ़ते हैं ना, तो स्टूडेंट्स के माइंड में होता है कि हम सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट ही पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है। सिग्निफिकेंस के अंदर साइंस में हम उसके अननेचुरल या नेगेटिव इंपैक्ट भी पढ़ते हैं कि अगर ये चीज ऐसे ना हो या अनकंट्रोल हो जाए तब इसका बॉडी पे क्या असर होता है। ये चीज भी सिग्निफिकेंस का हिस्सा ही होती है। अब ये जो माइटोसिस है, जिसमें हम बेनिफिट्स देख रहे हैं कि हमारी ग्रोथ से लेकर बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो इस माइटोसिस की बदौलत ही काम कर रहा है। अगर ये माइटोसिस कंट्रोल्ड ना रहे, यानी कि इस प्रोसेस के दौरान जो नए सेल्स बन रहे हैं इन पे कंट्रोल खत्म हो जाए बॉडी का, और जो नए सेल्स बन रहे हैं इनकी तादाद अनकंट्रोल हो जाए, बॉडी को नहीं भी चाहिए तब भी ये रिप्रोड्यूस करते रहे, तब जो आपके पास एक एबनॉर्मल सिचुएशन डेवलप होती है, इसे हम बच्चों कैंसर कहते हैं। आप बच्चों ने एक और टर्मिनोलॉजी सुनी होगी जो इससे रिलेट करती है, ट्यूमर। अभिया, फातिमा, क्या कैंसर ट्यूमर एक ही चीज का नाम है या कोई फर्क है? सर एक ही चीज का नाम है। एक ही चीज का। चैट जीपीटी पे सर्च करने से पहले हमेशा अपना प्रीवियस नॉलेज या अपनी कॉमन सेंस हम अप्लाई करेंगे। हाँ जी भैया। सर मुझे अंदाजा नहीं था। आइडिया नहीं है, चलो कैंसर का तो आइडिया है ना। यस सर, कैंसर का है। ट्यूमर को अगर आपने देखा हो, या कैंसर को हम आम अल्फाज में उर्दू में रसौली भी कह देते हैं, ये भी हमने सुना हुआ है। यस ऐसे ही है। यस। अब ये एक टेक्निकल चीज है। देखो हमारा काम यहां पे कंसेप्ट्स भी बिल्ड करना है कि हम सिर्फ रट्टा नहीं लगाएंगे। तो मैं आपको एक बेसिक डिफरेंस दोनों का समझाने जा रहा हूं। हर कैंसर, मेरी बात ये आपने लिखनी है अपने पास, हर कैंसर जो है ना ट्यूमर होता है, लेकिन हर ट्यूमर कैंसर नहीं होता। ठीक है, ये बात आप लोगों ने अंडरस्टैंड करनी है। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना कि अगर माइटोसिस का प्रोसेस, नए सेल बनने का प्रोसेस कंट्रोल में ना रहे और बिला वजह नए सेल्स बनना शुरू हो जाए, बॉडी को जरूरत भी ना हो, तो वो जो सेल्स है ना, हम देखते हैं कि जिस जगह पे वो अनकंट्रोल डिवाइड कर रहे हैं वहां पे हमारे पास ऐसे क्लम्प सा बनता है, उभार सा बनना शुरू हो जाता है। ये जो आउट ग्रोथ होती है, उभार होती है, ये हमें दिखने में नजर भी आ रही होती है। ये असल में माइटोसिस का कंट्रोल खत्म होने से होती है, और हमारे यहां पे सेल्स नए इतने ज्यादा बनते हैं कि बॉडी को इनकी जरूरत नहीं होती, लेकिन ये बनते रहते हैं। ये जो प्रोसेस होता है इसे हम ट्यूमर कहते हैं। ये बात समझ आइए। असल में जो माइटोसिस की वजह से एरर आ रहा है उसकी वजह से ट्यूमर बन रहा है। अब ट्यूमर दो तरह के होते हैं, आपने खुद ये चीज ऑब्जर्व की होनी है। एक ट्यूमर वो है जो जिस जगह बना है वहीं पे रहता है और वो अपनी जगह छोड़ के बॉडी के दूसरे हिस्सों में नहीं फैलता। ठीक है। इसके बरक्स एक और टाइप होती है ट्यूमर की। ये टाइप्स के नाम क्या है ये मैं आप पे छोड़ता हूं, आपकी क्यूरियोसिटी पे है कि आप लोग इसको सर्च करके आओ, मुझसे अगले दिन पूछोगे सर यही नाम है, यही टर्मिनोलॉजीज है, नहीं तो फिर वेट करो अगले ग्रेड का। सेकंड जो ट्यूमर की कैटेगरी होती है ना, इसमें हम देखते हैं कि ये ट्यूमर जिस जगह बनता है यहां भी रहता है, इसका एक छोटा सा हिस्सा ना अलग होता है और अलग होके बॉडी के किसी दूसरे हिस्से में जाके फैलता है और वहां पे भी बिला वजह डिवाइड करके अननेसेसरी सेल्स बनाना शुरू कर देता है। ये जो ट्यूमर है जो अब अपनी असल जगह से दूसरी जगह फैलना शुरू हो गया, इसे हम कहते हैं कैंसर। तो हर कैंसर ट्यूमर है, लेकिन हर ट्यूमर कैंसर नहीं है। ट्यूमर दोनों ही नुकसानदेह है, लेकिन अगर ट्यूमर एक ही जगह पे है और वो फैल नहीं रहा तो इसका नुकसान थोड़ा है, हम नॉर्मल लाइफ सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ट्यूमर फैल के कैंसर की शक्ल इख्तियार कर गया है, ये चीज हमारे लिए जानलेवा होती है। ठीक है। तो जब भी आपने कैंसर का लफ्ज सुनना है तो आपको आइडिया होना चाहिए कि ये ट्यूमर की एक स्पेसिफिक टाइप है। इन दोनों के साइंटिफिक नेम क्या है ये मैं नहीं बता रहा, ये आप लोगों ने खुद करने हैं। जी फातिमा। सर लेकिन कैंसर की दो टाइप्स भी होती है, एक जो नहीं फैलती और एक जो फैलती है। वो इसलिए है ना कि आपको कैंसर और ट्यूमर एक जैसा लगता है। जब आपको पता लग जाएगा कि कैंसर और ट्यूमर की टर्मिनोलॉजी में फर्क है, तो फिर आप कहोगे असल में ट्यूमर की दो टाइप्स होती हैं, जो फैलता है वो कैंसर होता है,
और जो नहीं फैलता वो सिंपल ट्यूमर होता है, लेकिन हम इन्हें साइंटिफिकली कुछ और कहते हैं। कैंसर भी साइंटिफिक नाम नहीं है, ये मैं आपकी क्यूरियोसिटी पे छोड़ रहा हूं, खुद सर्च करो थोड़ा सा। और कोई क्वेश्चन? तो देखो ये आपके पास एक एबनॉर्मल सिचुएशन है, जहां माइटोसिस का प्रोसेस हमारे लिए फायदेमंद है, वहीं आपके पास नुकसानदेह भी हो सकता है। फातिमा एक मिनट, एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन बता दूं। ये जो पहला सिनेरियो है जिसमें मैं कह रहा हूं ट्यूमर फैल नहीं रहा, लेकिन आउटग्रोथ तब भी बनेगी, छोटा सा आपकी बॉडी पे उभार बनेगा। आपने कभी उर्दू में ये टर्मिनोलॉजी सुनी है कि इसके चेहरे पे, हाथों पे, बाजू पे, जिस्म पे छोटे छोटे मौके बन रहे हैं? कभी ऑब्जर्व यस किए कि हमारी यस स्किन के ऊपर इस तरह से बिल्कुल छोटी छोटी आउटग्रोथ्स होती है? अगर हम क्लोजली ऑब्जर्व करें, सारी जिंदगी यस बनती रहती है, हम अपनी नॉर्मल लाइफ सर्वाइव कर रहे होते हैं। ये भी असल में ट्यूमर ही है। ट्यूमर हर वो चीज है जहां पे सेल बॉडी की जरूरत के बगैर डिवाइड कर रहा है, बॉडी को नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा सेल बनते जा रहे हैं। ये जो कंडीशन होती है इसे ट्यूमर कहते हैं। ये वो ट्यूमर है जो फैलता नहीं है, एक ही जगह फिक्स रहता है। चेहरे पे है तो चेहरे पे फिक्स रहेगा, छोटा सा वो मौका, मोल कहते हैं, वो बन जाता है। जिस्म के किसी और हिस्से में वहीं रहते हैं। तो ये आपको कोई नुकसान तो नहीं दे रहा होता, आप अपनी हेल्दी लाइफ सर्वाइव करते रहते हो। लेकिन जैसे ही ये फैलता है, अब ये आपका कैंसर बन गया, ये अब आपके लिए जानलेवा है। ठीक हो गया? क्या नाम है इसका, ये देखते हैं कौन सर्च करके मुझे बताता है। जी फातिमा, क्या क्वेश्चन है? इससे रिलेटेड तो नहीं था? नो सर, सर बुक में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एंकर जीन्स जो है। हाँ, वेरी गुड। अभी आगे थ्योरी पढ़ते हैं, फिर बताता हूं। अब देखो, हमारे पास इसको अगर हम रेस करें, कंसेप्ट आपके लिए क्लियर है, इसको आप लोगों ने नोट डाउन कर लेना है अपनी नोटबुक्स पे। पेंसिल रखा करो, बुक पे ही नोट कर लिया करो, ताकि जब जब पढ़ा याद आ गया। कैंसर क्या है? सर हाँ जी बोलें। एक्स्ट्रा फिंगर जो होती है कुछ लोगों की, वो भी फिर माइटोसिस की वजह से होती है। एक्स्ट्रा क्या? फिंगर। एक्स्ट्रा फिंगर, बिल्कुल, वेरी गुड। पढ़ेंगे हम इसको। रीजनरेशन का प्रोसेस है, होता ही है। इसको हम लिखना चाहो तो लिख लो, अच्छी ऑब्जर्वेशन है फातिमा, आई लाइक इट। इसे हम मेटाबॉलिक एरर का नाम देते हैं कि बॉडी के अंदर कुछ प्रोसेसेस डेवलपमेंट के दौरान एबनॉर्मल हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप देखते हो कुछ लोगों में एक्स्ट्रा फिंगर आ जाती है। देखो एक स्ट्रक्चर बन रहा है ना, जब स्ट्रक्चर बन रहा है तो आपके पास वहां पे सेल डिवाइड कर रहे हैं। अब आपने पूछा क्या ये, आपने क्या पूछा, माइटोसिस या कैंसर? माइटोसिस। हाँ, माइटोसिस है। नया स्ट्रक्चर बन रहा है, नए सेल्स बन रहे हैं, तो माइटोसिस है। कैंसर या ट्यूमर नहीं बोलोगे, क्योंकि वो मजीद फैल नहीं रहा, वो एक स्ट्रक्चर बन के वहां स्टॉप हो गया। ठीक है? कैंसर क्या है? सेल जरूरत से ज्यादा डिवाइड कर रहा है और रुकने का नाम नहीं ले रहा। ठीक है, फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है, बॉडी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जा रहा है। और वो जो आपके पास उभार से बन रहे होते हैं, असल में हम इन्हें ट्यूमर कहते हैं। ठीक है? होता क्या है कि आपकी सेल में जीन्स हैं। हम अब इस कंसेप्ट को बड़े अच्छे से समझ चुके हैं। कोई और बच्चा होगा तो शायद उसके लिए ये कंप्रीहेंड करना मुश्किल होगा कि सर क्या बात कर रहे हैं, लेकिन चेस एकेडमी के स्टूडेंट के लिए ये चीज अब मुश्किल नहीं है कि असल में सेल में जो कुछ भी हो रहा है, सेल का ग्रो करना, डिवाइड करना, नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करना, उसको कंट्रोल कर रहा है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर है डीएनए, और डीएनए पे है जीन। इनके ऊपर क्या चीज मौजूद है? इंफॉर्मेशन, जिसे हम जेनेटिक इंफॉर्मेशन का नाम देते हैं। तो अब जब सेल ने डिवाइड करना है, ये भी असल में डीएनए से या जीन से ही इंफॉर्मेशन आएगी। अब नॉर्मली क्या होता है कि ये इंफॉर्मेशन से ही काम कर रही होती है, जब जब बॉडी को नए सेल की जरूरत है तभी सेल को डिवाइड किया जाता है। लेकिन अगर इस जीन के अंदर हो जाए मिस्टेक, एरर आ जाए, एरर की कई वजूहात हैं, जब हम पढ़ेंगे इसको चैप्टर चैप्टर तो नहीं, ग्रेड 11 में, तो आपको वहां पे मैं डिटेल बताऊंगा कि ये म्यूटेशंस कितनी तरह की हो सकती हैं, किस तरह की, किस किस्म की हो सकती हैं, किन सोर्सेस की वजह से हो सकती हैं। तो ये जो मिस्टेक्स हैं, इन्हें हम म्यूटेशन भी कहते हैं। जब सेल को डिवाइड करने वाली जीन में म्यूटेशन या मिस्टेक हो जाती है ना, इसका मतलब है कि अब ये सेल की डिवीजन को कंट्रोल नहीं कर सकती, रेगुलेट नहीं कर सकती। अब जो सेल है वो गैर जरूरी तौर पे डिवाइड करेगा। ये जो जीन्स होती हैं, इनका मैंने नाम थ्योरी में नहीं दिया, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए, आपके इंटरेस्ट के लिए दिया है। इन जीन्स को जो कैंसर का बायस बनती हैं, इन्हें हम
ऑन्कोजीन्स का नाम देते हैं। तो वो जो फातिमा ने पूछा कि ऑन्कोजीन की टर्मिनोलॉजी दी हुई है, वो इन जीन्स के लिए है। ठीक है, इस मिस्टेक से क्या हो रहा है, कंट्रोल खत्म हो रहा है और सेल बेतुके डिवाइड कर रहे हैं। ये देखो, इसको अगर हम जूम करें, एक बड़े एक नॉर्मल तरीके से उसने हाईलाइट कर दिया है। हेल्दी सेल है फातिमा, आते हैं आपके क्वेश्चन पे। कंट्रोल्ड वे में क्या हुआ, जितना बॉडी को चाहिए था सेल डिवाइड करके उतना ही नए सेल बना रहा है। तो हमारा जो स्ट्रक्चर बन रहा है अल्टीमेटली वो हेल्दी स्ट्रक्चर है और वो कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। लेकिन हमारे पास हो गई है म्यूटेशन, हमारा जो जीन है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, इसमें चेंजेस आ गई हैं, जिसकी वजह से अब जो सेल है ना, इसके अंदर कंट्रोल खत्म हो गया और ये बेतुका डिवाइड कर रहा है। जब ये बिला वजह इररेगुलर वे में डिवाइड कर रहे हैं ना, तो नतीजे में वो जो स्ट्रक्चर बन रहा है ना, वो कोई हेल्दी टिश्यू नहीं बन रहा। यहां हमारे पास हेल्दी टिश्यू बन रहा था, यहां जो चीज बन रही है ये बॉडी के किसी काम की नहीं, उल्टा नुकसान दे रही है। ये आपका कैंसर है जब फैलना शुरू हो जाएगा। अभी आप इसे ट्यूमर बोलोगे। जी फातिमा। सर बुक्स में लिखा हुआ है oncogenes are special genes that cause normal cell to turn into cancer cell। तो वो नॉर्मल सेल को कैंसर में कैसे चेंज करता है? ऐसे ही कि ये जो जीन्स होती हैं ये नॉर्मली सेल डिवीजन कंट्रोल करती हैं, लेकिन जब इन जीन्स में चेंजेस आती हैं और ये अपना फंक्शन यानी सेल की डिवीजन को कंट्रोल नहीं कर पाती, तो ये प्रोसेस होने की बजाय ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और सेल जो है वो बजाय कंट्रोल्ड वे में डिवाइड करने के अनकंट्रोल्ड वे में डिवाइड करना शुरू कर देता है। क्यों? ऑन्कोजीन में चेंज आया। चेंज से क्या हुआ, नॉर्मल सेल था, नॉर्मल डिवाइड कर रहा था, लेकिन चेंज की वजह से, म्यूटेशन की वजह से एबनॉर्मल डिवाइड करना शुरू हो गया। तो हो गया ना नॉर्मल से कैंसरस सेल। क्लियर है जी? अभी हाँ कोई क्वेश्चन नहीं तो हम इसको वाइंड अप करें। इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए स्पेशली, एमसीक्यूज के लिए स्पेशली। एग्जामिनर का दिल चाहे एसएलओ बेस एग्जाम है लॉन्ग क्वेश्चन बना दे। अगर हम अपने एसएलओ को देखें तो हमने क्लियरली सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस को बड़े अच्छे से कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड किया है, सिर्फ रट्टा नहीं लगाया। आपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद जो क्वेश्चन बैंक है और वर्कशीट है बच्चों, इस पे प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से याद रहे। कल इंशाल्लाह हमने मियोसिस स्टार्ट करना है। जिन बच्चों ने माइटोसिस का लेक्चर नहीं लिया हुआ लाजमी लेक्चर को आज सुन लें। अल्लाह हाफिज।